Class 12, we are going through the physical properties of ethers, and I just want to discuss with you with these points that if you remember dimethyl ether and this thing methyl ethers are gaseous, others are colorless liquid, with pleasant characteristics odor. So this is the first point in the physical state. If you see the physical states, then we always say the states and solubilities or if melting point, boiling points are there, then we focus on that part also. So in our course we have only few things available, तो हमें उन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना है. तो दिस इज़ द फिज़िकल स्टेट ऑफ द पार्ट, फिज़िकल स्टेट या कलर या ऑर्डर में उसमें हम ये शो करते हैं. ठीक है. एंड दे ऑल आर बेसिकली एराइल्स एल्कोहल एराइल्स ईथर्स को हम नहीं पढ़ रहे हैं. वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द एल्काइल ईथर्स. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ एल्काइल ईथर्स. तो उस पर हम देख के चल रहे हैं. सेकेंड पॉइंट हम ले रहे हैं सॉलिबिलिटी को. Solubility में ethers are sparingly soluble in water but dissolves readily in organic solvents such as benzene. Now the point arises, the lower members of ethers are soluble in water. Why this happens? Because they are quite capable of forming the intermolecular hydrogen bonding. So that's why they are soluble in water, right? So as they are forming इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है. ये चीज़ अवेलेबल होती है इनमें. इसके वजह से जो लोअर आपकी मेंबर्स होते हैं ईथर्स के, वो वाटर सॉल्युबल होते हैं. लेट्स सी कैसे. ईथर्स यू नो इट्स लाइक दैट, है ना. अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनती है? देखो, ईथर्स के केस में आप अगर चाहें तो इनको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एल्काइल ग्रुप्स पे लग जाएगा. ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज. ठीक. हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिज़ाइन होती है जब आप वाटर में आप ऐड करोगे इन्हें, तो क्या चीज़ वाटर की जो है वो कंबाइन करेगी इस ओ से. वाटर का अगर केस आपको मालूम है, अलग से बना रही हूँ. वाटर इज़ लाइक दिस. सो ये इट इज़ ऑलरेडी ऑक्सीजन, तो इट विल नॉट कंबाइन विद द ऑक्सीजन, इट विल कंबाइन विद द हाइड्रोजन. तो किसी भी हाइड्रोजन के साथ आप कंबाइन करा लीजिए, आपने हाइड्रोजन पे कंबाइन. अब हाइड्रोजन भी बेसिकली आपको मालूम है ये पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है. ये भी पार्शियल पॉजिटिव है ना, क्योंकि है तो दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेस में. और वैसे भी एल्काइल कैटेगरी में भी एल्किली मेटल्स कैटेगरीज में भी आता है, फर्स्ट ए ग्रुप में भी. ठीक है. तो ये इस तरह से यहाँ पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा. फिर आगे आप अपना ये वाटर को ऐसे बना लीजिए. ठीक. फिर आपने वापस वाटर इस तरह से कर लिया अपना. ठीक है. ये सो ऑन इस तरह से आप ऐड ऑन हो जाता है. फिर आप अपना ईथर का ग्रुप लोगे. मैं बार बार वही चार्ज नहीं लगा रही, मतलब आपको लगाना वही है. ठीक है. ईथर है, दूसरा मेंबर जो होगा ईथर का, उससे कंबाइंड करें. दिस वे ये चेन चलता रहेगा. ऐसे यहाँ पे किसी से भी कंबाइंड आपका ये जो चेन फॉर्म होता है, तो ये क्या है बेसिकली, ये क्या है, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें अराइज करती है. तो दिस वे जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं. ठीक है. मेरी के समझ में आ रहा है. लेकिन जैसे जैसे मॉलिकुलर मास बढ़ता है, क्योंकि हमने ऊपर देखा है कि जैसे आगे के केसेस में देखते जाएंगे ईथर्स जो है स्पेरिंगली सॉल्युबल हो जाते हैं. ठीक है. तो जैसे जैसे मॉलिकुलर मास बढ़ेगा, इंक्रीज़ होता जाता है, तो उस कंडीशन पे जो आपका ये एल्काइल ग्रुप होता है, ये हाइड्रोफोबिक एल्काइल ग्रुप्स जो है इंक्रीज़ होते जाते हैं. तो जिसकी वजह से क्या हो जाती है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो डिक्रीज़ होती जाती है. इसीलिए ईथर्स में जो वाटर सॉल्युबिलिटी होती है वो भी डिक्रीज़ होती है. मेरी बात समझ में आ रही. जैसे जैसे मॉलिकुलर मास इंक्रीज़ करेगा, एज द मॉलिकुलर मास इंक्रीजेज, द साइज ऑफ दिस एल्काइल ग्रुप इज़ इट्स ऑल्सो इंक्रीजेज. ठीक है. क्योंकि ये बढ़ता जाएगा ना भाई, मॉलिकुलर मास बढ़ेगा तो इसका जो एल्काइल ग्रुप का जो साइज़ है वो भी बढ़ता जाएगा. ठीक है. जिसकी वजह से वो वैसे भी एल्काइल ग्रुप हमेशा हाइड्रोफोबिक होता है, वो वाटर को कभी भी अट्रैक्ट तो करता नहीं है. ठीक है. तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है
वो क्या होगी, आपकी डिक्रीज़ होती जाती है। इसीलिए जो ईथर्स होते हैं, जो हायर ग्रेड ऑफ ईथर्स होते हैं, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है तो वो स्पैरिंगली सॉल्युबल या इनसॉल्युबल कैटेगरीज में आने लगते हैं। सो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी इज़ क्लियर टू यू ऑल. सो देयर आर 2 पॉइंट्स विच वी हैव टू डिस्कस इन द ईथर्स. नाउ विल फोकस ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज़. ठीक है, ईथर्स की जो पहली प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि हम देखते हैं विथ PCl5. ठीक है, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड. अब ईथर्स आपके क्या हैं, ROR है और ये क्या है, PCl5 है. ये आपका जो बनाता है वो RCl. ठीक है, एक RCl और बाकी जो है वो आपका POCl3 बनता है. ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. यही एक रिएक्शन है जो आपको ये बहुत आराम से समझ में आएगा. बहुत इजी होता है भाई, किसी भी R के साथ आप Cl का बना लो. सिमिलर है तो भी आसान है, डिसिमिलर है तो भी आसान है. ठीक है, अब आप इसमें या कुछ भी चेंज कर लो. जैसे सपोज़ करो आपने CH3O CH3 लगा लिया प्लस PCl5 के साथ रिएक्ट करा लिया. अब क्या हुआ, CH3Cl. ठीक, प्लस POCl3. अब बेसिकली क्या है, यह मैंने बैलेंस नहीं करा. अब देखो दोनों CH3 हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ CH3Cl, क्योंकि Cl को भी बैलेंस करना है और CH3 को भी बैलेंस करना है. नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज़ विथ क्लोरीन. ठीक है, इस क्लोरीन को देखते हैं. अगर हमने कोई भी अपना इधर यूज़ करा, सपोज़ करो C2H5O C2H5. Now this is, you know, this is diethyl ether. It can be represented in this manner. You can write down in this manner also. Now let's focus on this particular reaction. देखो जैसे तुमने, if you remember your organic chemistry, जब हमने मीथेन और Cl2 का रिएक्शन करा था, कुछ याद आ रहा हो, जब हमने CH2 + Cl2 करा था, तो उसमें हम every time we are replacing one H and in place of that we were just putting Cl and और उसके बाद HCl बनता था. ये याद करने का है सीन. सेम कैटेगरी यहाँ से भी हम करेंगे कि वील रिमूव इट एंड वील सी हाउ इट कैन बी हैपन. लेकिन बस थोड़ा ध्यान देना है कि इतना लंबा प्रोसेस नहीं चलेगा कि आप सारे ही क्लोरीन एटम्स को ऐड ऑन कर दें और सारे हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर दें. इसमें 2 कंडीशन है. जैसे ये वाले पोर्शंस पे आप फोकस करिएगा, हर बार एक एक हाइड्रोजन निकलेगा और Cl इसमें जुड़ेगा. तो नाउ जस्ट सी व्हाट हैपन. सो रिएक्शन जब टेक्स प्लेस करेगा, कोई भी साइड ले ली जाता है, इससे चूज़ कर लिए, इससे. सपोज़ करो वी आर मूविंग फ्रॉम दिस पार्ट. आपका बेसिकली क्या हुआ, CH, एक H हटा, इसकी जगह यू कैन पुट Cl एंड दिस वे यू कैन राइट डाउन CH3. ठीक है, ठीक. ये अभी हम बाद में देखेंगे कि हम क्या इसका नाम लिखेंगे. और इसका जो बाई प्रोडक्ट है वो HCl है. ठीक, अब ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन हुई. इसी में अब हमने क्या करा फर्दर, ये बाई प्रोडक्ट देखो यहाँ पे भी लिखते हैं और केमिस्ट्री में अगर हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, अगर सपोज़ करो मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, तो मैं इसको -HCl कर दूँगी. मतलब इस रिएक्शन में HCl निकलेगा. ये दोनों पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, जो आपकी चॉइस हो. दोनों तरफ मत लिखिएगा, नहीं तो वो गड़बड़ी हो जाएगा. तो आप यहाँ लिख दीजिए. अब चाहे तो आपने इसी प्रोडक्ट को इसको फर्दर फॉरवर्ड करा, फिर रिएक्शन आपने कराया Cl2 के साथ. ठीक है, जब आप Cl2 कराएंगे, अब इसमें क्या होगा, फिर HCl निकलेगा. कहाँ से निकलेगा, CH3 अब इस जगह से निकलेगा. ठीक है, एक H हटेगा, इसकी जगह Cl लगेगा, OCH, यहाँ Cl ऑलरेडी लगा हुआ है, CH3. अब इसका बेसिकली नेम, ये रिएक्शन यही स्टॉप हो जाएगी. नेम बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आपकी मर्ज़ी है कि आप जैसा लगाना मांगे कि आप 1 क्लोरो करके जैसे आप नेमिंग चलाते हैं वैसे चला लीजिए, कि 1 2 3 4 इस तरह के जो चलाते हैं ना, तो उस कंडीशन पे ले लीजिए. नहीं तो वैसे इसका नाम जो है वो है आपका ऊपर वाले का अल्फा मोनो क्लोरो डाईइथाइल ईथर. ठीक है, और इसका है आपका अल्फा अल्फा डाईक्लोरो डाईइथाइल वाई ईथर. ठीक है, दिस इज अगेन an important reaction which you should remember. Now we see one other reaction also. Now the above reaction is again be conducted with chlorine, but the condition must be there कि कंडीशन ये होनी चाहिए कि लाइट की प्रेजेंस में. तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जितने भी आपके हाइड्रोजन हैं वो सब रिप्लेस हो जाएंगे Cl से. लेट्स सी हाउ. आपने इस तरह से लिखा था, ठीक है, और Cl2 के साथ आप रिएक्ट कराइए लाइट की प्रेजेंस पर. उस कंडीशन पे जितने भी हाइड्रोजन दिख रहे हैं वो सब किससे आप चेंज कर देंगे,
क्लोरीन से। सॉरी Cl2 और नीचे CCl2, ठीक है, ये लगा लेना CCl2 डॉट CCl3, ठीक है, इस तरह से। तो जितने भी आपके हाइड्रोजन थे वो रिप्लेस हो गए। अब देखिए कितने हाइड्रोजन आपके रिप्लेस हुए हैं, 3 to 5 10 टोटल, तो 10 HCl आपके बनेंगे। अब इसको क्योंकि उतने ही आपने Cl ऐड ऑन करें तो यहाँ इसको बैलेंस कर दीजिए, ठीक है। कितना आ रहा है आपका, देखिए आपका 10 HCl में है, 10 HCl है, Cl भी देख लीजिए, तो ये क्या 5 2 10, ये आपका ईज़िली रिप्लेस हो जाएगा ना, 3 to 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 आपका हो जाएगा। तो दिस वे यू कैन ईजिली गो थ्रू योर रिएक्शन विद द Cl व्हेन ऑल द हाइड्रोजन आइटम्स कैन बी रिप्लेस्ड। नॉर्मल रिएक्शन विद HI, इसमें कंडीशन होती है कि आप पहला लेते हैं विद कोल्ड HI, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है कि आपको थोड़ा ध्यान देना, देखो आपके पास दोनों ईथर्स, यू हैव सिंपल ईथर्स ऑल्सो इवन द मिक्स ईथर्स। तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम, सिंपल में तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब मिक्स्ड का केस आएगा तब आपको ध्यान देना है। सो लेट फोकस ऑन द केस। जैसे सपोज़ करो आपने सिंपल ईथर्स लिए हैं जहाँ पे दोनों ही एल्काइल ग्रुप सेम है, उनका आप HI से जब रिएक्ट कराते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इस तरह से टूटेगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा CH3OH, एक एल्कोहल बनेगा, और एक CH3I बनेगा, ठीक है, एक एल्काइल हैलाइड होगा। अब तो आपको नाम मालूम है, मिथाइल अल्कोहल है, ये मिथाइल आयोडाइड है, कोई इशू नहीं है, IUPAC नेम भी आपको मालूम है। तो यहाँ से आपको जो है कंपाउंड्स मिला। ये कंडीशन कब है, जब आपने सिंपल ईथर लिया रखा है तो आसान है ना। सिंपल ईथर मतलब दोनों एल्काइल ग्रुप सेम रहे, तो ये है आपका डाई मिथाइल ईथर। थोड़ी सी याद करना पड़ेगा आपको, प्रॉब्लम आएगी जब यू आर यूजिंग अ मिक्स ईथर। नाउ क्लास 12, रिमेंबर दिस रूल, इफ़ यू आर यूजिंग अ मिक्स ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर, सो इन दिस केस देखो, अगर आपके पास ये केस है ना, ये एक मिक्स ईथर है। अब इसमें दो एल्काइल ग्रुप्स हैं, वन इज़ स्मॉलर एंड अदर इज़ लार्जर, है ना, इसमें ज़्यादा कार्बन आइटम इसमें कम है, तो कौन क्या बनाएगा, जो स्मॉल एल्काइल ग्रुप जो होता है वो एल्काइल हैलाइड बनाता है, यानी ब्रेकिंग यहाँ से होती है। जबकि हम IUPAC नेम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, छोटे वाले के साथ ऑक्सीजन दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो छोटा है आपका, ठीक है, उसके साथ आप क्या बनाओगे, एल्काइल हैलाइड बनाओगे, ठीक है, तो यानी CH3I बनेगा। और जहाँ पे लार्जर एल्काइल ग्रुप है, ये वाला पोर्शन है, वहाँ पे क्या बनेगा, आपका एल्कोहल बनेगा। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यू नो, आई थिंक दिस मच इज़ क्लियर टू यू। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, ईजी है, इस तरह ये रूल रट लीजिएगा, तो आप कोई भी टीचर आपको दे दे, आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये रूल्स हैं, पता नहीं बुक में है कि नहीं है, बट यू रिमेंबर इट एंड यू कैन मेक इंटायर दिस नेम, यू नो ना, मिथाइल आयोडाइड है और ये इथाइल अल्कोहल है। नाउ वन मोर केस अराइजेस इन दिस व्हेन यू आर यूजिंग एक्सेस ऑफ HI इन हीट कंडीशन, ठीक है। अब इसमें तो आसान है क्योंकि भैया बेटा ये दोनों ही सिमिलर है, तो कोई इशू नहीं है कि आप आराम से इसमें आप लोगे, एक्सेस कंडीशन है इसकी, ठीक। तो उस कंडीशन में कोई इशू नहीं है, CH3 और I तो है ही, तो आपने 2 यहाँ लगा लिया क्योंकि यहाँ 2 CH3 है और यहाँ पे भी 2 लगाएंगे। अब ये 2 है तो ये क्या बना लेगा, वाटर, कोई इशू नहीं है ना, सिमिलर है। लेकिन ये कब है, जब दो, ये कौन से ईथर थे आपके, सिंपल ईथर, कुछ भी सिंपल ईथर टीचर आपको दे दे, है ना। वैसे तो आपके कोर्स में यही दो हैं, डाई मिथाइल है और एक इथाइल मिथाइल ईथर है, ठीक है, अगर आप एल्काइल की कंडीशन देखते हैं। और दूसरा है आपका CH3O, C2H5, इस कंडीशन में आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्या ध्यान देना है, अब इसमें भी ये नहीं कि अल्कोहल बना लेंगे ना, बनेगा तो आयोडाइड, इसमें भी कोई इशू नहीं है, एक इसके साथ बना लीजिए, एक इसके साथ बना लीजिए, बाकी ट्वाइस करेंगे तो वाटर बन जाएगा। कैसे, CH3I बना और फिर आपका C2H5I बना और बाकी क्या है, वाटर, बस कितना आसान है, बैलेंस कर लीजिए। तो ये कौन सी कंडीशन है आपकी, मिक्स ईथर की। तो थोड़ा सा याद करने की बात है बस, फिर हम लोग को आराम से समझ में आ जाता है कि हम क्या रूल्स अप्लाई कर रहे हैं। फिर एक और चीज़ होती है फॉर्मेशन ऑफ पर ऑक्साइड, ये ईथर्स जो हैं वो पर ऑक्साइड्स आराम से बना सकते हैं, ठीक है, उसको भी हम देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ पर ऑक्साइड कैसे। CH2H5 CH2H5 ऑक्सीजन के साथ जब आप रिएक्ट कराएंगे, आप यहाँ वाटर लोगे लेकिन सॉरी ऑक्सीजन लोगे, लेकिन ये हाफ आप लेके चलोगे क्योंकि इन कांटेक्ट विद एयर आपको कराना पड़ता है, बहुत स्लोली ये रिएक्शन होता है विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है ये,
ठीक है, बहुत स्लो प्रोसेस होती है। तो उस केस में कैटलिस्ट इसमें आप लाइट का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। एयर की भी ज़रूरत है आपको क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस, और लाइट एक्ट्स एज एन कैटलिस्ट हो गया। तो आपका ये सिंपली क्या है, आपका पेरोक्साइड आपको बना के दे देता है, ठीक है। ओ सिंगल बॉन्ड ये कोऑर्डिनेट बनाएगा और ये पेरोक्साइड ये बन देगा, ठीक है। दिस वे यू कैन हैव योर रिएक्शन। पेरोक्साइड जो है देखो याद रखना हाईली एक्सप्लोसिव होते हैं इवन इन लो कॉन्सेंट्रेशन। तो आप जब भी यूज़ कर रहे हो थोड़ा ध्यान दे के चलना कि ईथर्स का थोड़ा सा आराम से इनका रिएक्शन कराना, थोड़े ओल्ड सैम्पल्स लेना ईथर के ना, वो भी डिटेक्ट कर सकते हैं आराम से। तो बेसिकली ये रिएक्शन होता है, लेकिन हम पेरोक्साइड्स को दूसरे भी केमिकल्स के साथ रिएक्शन करा के और कलर्स देख सकते हैं, वो सब तो बात की बात है। तो वो काफ़ी बेटर होता है ये रिएक्शन जिसको हम यूज़ करते हैं। इसको आप चाहो तो पेरोक्साइड को भी यूज़ करने से पहले ना आप इसको क्लीन भी कर सकते हो। ये सब तो एक सेकेंडरी है, मैं एक जनरल नॉलेज फॉर्म में दे रही हूँ, वो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सेट है हमारा एराइल ईथर्स। हम पहले ही देख चुके हैं कि एराइल ईथर्स बेसिकली आपके फॉर्मूला तो वो भी यही होता है, आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर डैश। ये दोनों आपके एराइल ग्रुप्स होते हैं इसमें, या एक एराइल ग्रुप हो सकता है और एक एल्काइल ग्रुप हो सकता है ना। ये चीज़ हम देख चुके हैं, है ना। एराइल ग्रुप क्या होता है C6H5, या तो ये दोनों ये कंडीशन हो, या खाली ऐसा भी हो सकता है कि एक सिंगल जो आपका हो वो हो C6H5। तो ये एराइल ग्रुप इसमें मौजूद होता है। इन द फर्स्ट वीडियो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, बट लेट्स फोकस ऑन इट। सो इन आवर कोर्स इन एराइल ethers we have the physical properties, then preparations are there and certain chemical reactions. So limited is there, so that portion only we have to see. So if you consider the physical properties of it, तो physical properties पे अगर हम फोकस करते हैं, ठीक है। So they are liquids at ordinary temperature because they have asked you only the two physical properties, that is one is your state. So state में ये है, ये liquid होते हैं at ordinary temperature, ठीक है। ordinary temperature, ये आपके नोट्स भी बनते जा रहे हैं, आप इन्हीं को याद कर लीजिए। Second point arises about the solubilities they have asked you. So solubility, they are insoluble in water, insoluble in water. वाई भाई मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है ड्यू टू हाई मॉलिक्यूलर मास। और क्या चीज़ पड़ी थी, एंड प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफोबिक एरोमेटिक रिंग, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है आपकी एक, अगर ये देखें जो आपका एनीसॉल आपके कोर्स में एग्जाम्पल था ना, ये हमने पहले ही बताया था, अब इसी के बारे में ही हमें पढ़ना है। तो ये हमारा एनीसॉल है, हमने एक एग्जाम्पल लिया, ऐसे है तो बहुत, लेकिन यही हमारे कोर्स में चल ही रहा है, तो इसी को हमें प्रिपेयर करना है, इसी को देखना है। तो बेसिकली ये कंडीशन है आपकी। ये देखिए, ये जो बेंजीन रिंग होती है, ये भी क्या होती है आपकी हाइड्रोफोबिक रिंग होती है, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट इसमें कुछ आता है, दे आर फेयरली सॉलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। कैसे कैसे, किस में, बेंजीन में आराम से डिज़ोल्व हो जाते हैं, अल्कोहल में इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है, ठीक। ये सब चीज़ें हैं। बाकी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि हमारे कोर्स में सिर्फ यही दो चीज़ें हैं, तो उन पॉइंट्स को रखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स कम टू द थोड़ा सा प्रिपरेशन देख लेते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन इज़ देयर फॉर द एनीसॉल प्रिपरेशन। तो एनीसॉल का हम प्रिपरेशन देखेंगे, वही विलियमसन्स सिंथेसिस के थ्रू हम देखेंगे, ठीक है। विलियमसन्स सिंथेसिस हम देख के चलेंगे, इसको देख के चलो, ठीक। ये बेंजीन की रिंग है आपकी। अब सोडियम फिनॉक्साइड होता है, सोडियम फिनॉक्साइड ऐसे, फिनॉल देखो ये होता है, ये होता है आपका फिनॉल, ये थोड़ा ये हो रहा है, ये ऊपर से बेंजीन की रिंग है, और OH होता है, ये फिनॉल होता है। इस फिनॉल में H हट जाता है, इसकी जगह Na लग जाता है, तो ये अलग है, समझाने के लिए करा है। तो ये क्या है आपका सोडियम फिनॉक्साइड इसे बोलते हैं,
ठीक है। ये सोडियम फिनॉक्साइड जो है ये आपका एल्काइल हैलाइड के साथ, किसी भी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा और ये आपको देगा एनिसॉल प्लस सोडियम हैलाइड। चलो देखते हैं जो हमने रूल लिखा है सही है कि नहीं है। सोडियम फिनॉक्साइड एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा, एनिसॉल देगा, सोडियम हैलाइड देगा। कैसे? सोडियम फिनॉक्साइड हमारा ये है, किसी भी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करा लो, सपोज़ करो CH3Br के साथ हमने कर लिया, ठीक है, हीट है, एनिसॉल दे देगा, कोई इशू नहीं है भाई। Na हटेगा क्योंकि ये तो आपका NaBr बना लेगा और ये O वैसे ही रहेगा, इसकी जगह क्या जल जाएगा, CH3 जल जाएगा। तो ये क्या है आपका एनिसॉल, ठीक है। ये आपकी कंडीशन है, आप एनिसॉल आराम से बना सकते हो। नाउ लेट्स कम टू द केमिकल प्रॉपर्टीज़ फॉर दिस पार्ट। नाउ दीज पर्टिकुलर ईथर्स दे ऑलवेज गोज़ फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें कुछ बातें ध्यान देनी, डिटेलिंग में हम इसमें नहीं जा रहे हैं, विल कंसिडर इन अल्कोहल्स एंड फिनॉल, बट स्टिल विल फोकस ऑन इट। कि देखो ये ईथर्स जो होते हैं आपको मालूम है ROR हैं, ठीक है, इथेनल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे एल्कोक्सी ग्रुप है जो कि OR है ना, ये एल्कोक्सी हम यूज़ करते हैं। ये जो एलॉक्सी ग्रुप होता है बेसिकली ये लेस एक्टिव होता है कंपेयर टू, अगर हम फिनॉल्स या किसी और से कंपेयर करें तो ये लेस एक्टिवली वर्क करता है, ठीक है। इसीलिए जो ईथर्स होते हैं उनके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कम है कंपैरिजन टू फिनॉल्स, बिकॉज दिस पर्टिकुलर एरोमेटिक ईथर्स आर लेस रिएक्टिव दैट फिनॉल्स टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो देयर आर ओनली लिमिटेड रिएक्शंस विच आर इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ बीन देयर, है ना। और इनका देखो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं, क्लास 11th का तुम्हें याद हो कि जो बेंजीन की रिंग जब लग जाती है तो उसमें जो भी अपकमिंग ग्रुप्स होते हैं वो या तो ऑर्थो, पैरा या मेटा इस तरह की पोजीशंस में जाते हैं, है ना। इसमें जो एरोमेटिक ईथर्स होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एरोमेटिक ईथर्स की बात कर रहे हैं, एरोमेटिक ईथर्स जो होते हैं वो बेसिकली ऑर्थो, ये याद रखना, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो तुम्हें याद रखनी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो एरोमेटिक ईथर्स के होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि जो उसमें एल्कोक्सी ग्रुप होता है ईथर्स में वो लेस एक्टिवेटिंग होता है कंपैरिजन टू फिनॉलिक ग्रुप्स, ठीक है। इसलिए जो एरोमेटिक ईथर्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं फिनॉल्स पे, इस वजह से उनकी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है। अब पॉइंट क्या होता है, अगर तुम इसको और डिटेल में देखना चाहोगे तो वो भी देख लेते हैं हम लोग, लेकिन अभी हम थोड़ा सा यहाँ बात कर रहे हैं कि जो ईथर्स हैं वो कहाँ पर, इनके जो अपकमिंग ग्रुप्स हैं वो जो भी है उन पे अटैक करेगा ग्रुप, वो कहाँ जाएगा, वो या तो ऑर्थो पोजीशन में जाएगा, पैरा, या दोनों में भी जा सकता है, ठीक है। ये कंडीशन आपको मालूम है कि ऑर्थो पैरा पोजीशन में कोई भी ग्रुप जो जाता है, ठीक है, ये ऑर्थो पैरा पोजीशन डायरेक्टिंग में आते हैं, ये सब अराइज होता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, और जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो ऑर्थो पोजीशन में इंक्रीज़ होएगी और जो आपका पैरा पोजीशन होगा वहाँ पे इंक्रीज़ करेगी, इसीलिए जो अपकमिंग ग्रुप होगा वो ऑर्थो पोजीशन में आएगा, पैरा पोजीशन में आएगी। क्लास 11th का है, बट आई एम स्टिल टेलिंग यू अबाउट द पॉइंट, ठीक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि क्यों ऑर्थो और पैरा पोजीशन में जो अपकमिंग ग्रुप्स हैं वो आ रहे हैं। इसमें बेसिकली 3 ही रिएक्शन हमारे कोर्स में है, पहला है नाइट्रेशन, ठीक है, और फिर है हेलोजिनेशन, फिर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। हम इस पे फोकस कर लेते हैं। जो हमारा नाइट्रेशन का केस है, नाइट्रेशन में देखो एनिसॉल को ही आप लेंगे, नाइट्रेशन है तो नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करोगे बिना कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस पर ये काम करेगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये होता ही है, नाइट्रेशन इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मिक्सचर ही होता है, तभी नाइट्रेशन अकम्प्लिश होता है। तो नाइट्रेशन जाता है और ये आपका बेसिकली अभी आपने पीछे देखा है कौन कौन सी पोजीशन में जाएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में। तो बस उठा के ये आपको पता है ना, ये ऑर्थो होता है, ये पैरा होता है, मेटा होता है। अगर भूल गए हो तो मैं लिख देती हूँ, अगर ऑलरेडी या कोई ग्रुप है, ठीक है, कोई ऑलरेडी पहले से मौजूद है यहाँ पर, तो उस कंडीशन में ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, ठीक है, ये आपको याद है। तो ये बेसिकली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थो पोजीशन में और यहाँ पैरा डायरेक्टिंग में आएगा ये, ठीक है। तो ये तो आपका वही है, तो पहला आप ऑर्थो में लगा लीजिए, क्या आएगा आपका, क्योंकि ये NO2 ग्रुप है तो यहाँ पे आप NO2 लगा दीजिए, प्लस
पैरा पे डायरेक्टिंग है ये, ठीक है, इजी है, एक बार याद कर लेंगे तो हो जाएगा काम। ये आपका पैरा डायरेक्टिंग में होता है ना, तो आप इनको ईज़िली कैसे बोल सकते हैं अगर आप याद करिए इन्हें, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 लगा लीजिएगा बेटा, तो काम हो जाएगा। और वाटर भी एज अ बाई प्रोडक्ट इसमें निकलता है आपका, ठीक है, ठीक है। अब ये इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, ये कौन सी पोजीशन में, ऑर्थो, ठीक है, तो ऑर्थो नाइट्रो एनीसॉल, और ये क्या हो जाएगा आपका, पैरा नाइट्रो एनीसॉल, ठीक है, ये आपका नाम है। और IUPAC तो आपको अब नाम याद होंगे, एक का बता दे रही हूँ, ये है 4 नाइट्रो, नाम लिख देती हूँ, ठीक है, 4 नाइट्रो 1 मिथॉक्सी बेंजीन, उधर क्या हो जाएगा, वहाँ 2 नाइट्रो लिख दीजिएगा, 2 नाइट्रो 1 मिथॉक्सी बेंजीन, यही रहेगी, ठीक है। बैलेंस कर लीजिएगा, जहाँ ज़रूरत हो यहाँ 2 लगा लीजिएगा ताकि बैलेंस हो जाए आपका। अब आप हेलोजिनेशन में आ जाइए, हेलोजिनेशन में भी आप देखिए आपकी वही है, एनीसॉल आपने लिया रखा है, ठीक, ब्रोमिनेशन के साथ करा लीजिए क्योंकि ब्रोमिनेशन ही हमारे कोर्स में है। और ब्रोमिनेशन में 2 तरीके के रिएक्शन चलते हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये रिएक्शन आपको याद ही रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पे जो आप कैरियर यूज़ कर रहे हैं वो क्या है। अगर आप Fe यूज़ करते हैं, ठीक है, एज अ कैरियर, या इसकी प्रेजेंस पर ये रिएक्शन अगर चल रही है तो उस कंडीशन पे ये रिएक्शन जो होगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं होगा, ठीक है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं होगा। ये आपकी सब जगह, यहाँ पे भी Br लेगा, इस जगह पे भी Br जाएगा और इधर भी Br जाएगा, ठीक है। अब इसकी नेमिंग कैसे चली जाएगी ये ध्यान दीजिए, ये देखो ये 1 पोजीशन है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये क्लास 11th का है, फिर से बता रही हूँ, यहाँ से 1 शुरू होगा क्योंकि ये ऑलरेडी इस पर फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2nd पोजीशन पे, ये 4th पोजीशन में 6 पे आ रहा है, 2, 4, 6, ठीक। फिर क्या है, कितनी बार ब्रोमीन लिए गए, 3 बार, तो ट्राई ब्रोमो एनीसॉल, एनीसॉल है तो आपने एनीसॉल लिख दिया। और वैसे अगर करना मांगे तो क्या करेंगे आप, 2, 4, 6 डैश ट्राई ब्रोमो तक तो सेम ही रहेगा, यहाँ चीज़ चेंज हो जाएगी, क्या लगा हुआ है 1 पोजीशन में, 1 मिथॉक्सी बेंजीन, यही तो पढ़ के आ रहे हैं अभी, फर्स्ट पोजीशन में मिथॉक्सी बेंजीन लगा है तो वो मिथॉक्सी लगा हुआ है बेंजीन की रिंग पे, तो वो आप लगा देंगे 1 मिथॉक्सी बेंजीन, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। अब ये ले लो, अगर अब Br2 अब CS2 के केस में अगर आप लेते हो तब अब देखो क्या होगा, मतलब कार्बन डाइसल्फाइड है, ये 2 है बेटा, है ना, ये थोड़ा वो हो रहा है, तो ये अगर यहाँ नहीं हो रहा है, चलो CS2 ऊपर लगा देना ऐसे, तो ये ऑर्थो पैरा पोजीशन में शो करेगा आपका, ठीक है, Br को ऑर्थो पैरा पोजीशन में लगा देना, कैसे, ये आपका ऑर्थो हो जाएगा Br और यहाँ पे आपका पैरा हो जाएगा, ठीक है। सो सारा खेल है कंडीशन का, तो ये आपका ईज़िली आप ये शो कर सकते हैं, 2 लगा देना बैलेंसिंग करने के लिए, ठीक है। और साथ में क्योंकि देखो हर जगह ये हटेगा, H हटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HBr एज अ बाई प्रोडक्ट बनेगा, बुक्स में नहीं दिया रखा है लेकिन आपको याद रखना है क्योंकि Br लिया है, तो जब ये हटेगा इसी की जगह Br जोड़ रहा है ना, तो H हटा, तो यहाँ पे आपके 2 H हटे हैं, तो ये 2 HBr ये हो गया, 2 Br लिए लगे हुए, तो यहाँ पे तुम्हें 2 लगाना पड़ेगा, ये एक बैलेंसिंग रिएक्शन है जो आप कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसमें याद रखना ऑर्थो पोजीशन पे जो बन रहा है वो आपका कितना है, क्या नाम है इसका, और इसका क्या है, ऑर्थो ब्रोमो एनीसॉल, पैरा ब्रोमो एनीसॉल। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, इसको याद रखिएगा। फ्रीडल कार्प रिएक्शन को दो में है, एक फ्रीडल कार्प एल्काइलेशन की वजह से और एक फ्रीडल कार्प एकाइलेशन की वजह से, मतलब डिपेंड करेगा कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या आपका जो अपकमिंग जो रिएक्टेंट एनीसॉल पे आ रहा है वो क्या है, ठीक है। जो पहली वाली रिएक्शन है A वाली, उसको देखते हैं, क्योंकि सिर्फ एनीसॉल पे रखना बेटा, क्योंकि यही हमारे कोर्स में, बाकी किसी और एग्जाम्पल को मत टच करना, क्योंकि जो कोर्स में उसी को। तो एल्काइलेशन है, कोई भी एल्काइल हैलाइड यूज़ कर लीजिए, यहाँ पे आपने CH3Cl ले लिया, CH3Br ले लिया, कंडीशन मस्ट है, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन होता है, ठीक। ये भी क्योंकि भाई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे चीज़ें लगेंगी, ठीक है। क्या लगेगा देखते हैं, OCH3 CH3 ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्थोमिथाइल एनीसॉल, ये क्या हो जाएगा, पैरा मिथाइल
एनीसॉल, ठीक है, ये आपका नाम हो जाएगा। ठीक, अभी देखो यहाँ Cl है, Cl बुक्स में इतना दिया रहता है, बाई प्रोडक्ट्स जल्दी में नहीं देते हैं, लेकिन अगर आप बाई प्रोडक्ट्स भी लिख दीजिए तो बहुत अच्छी बात है। Cl हट रहा है ना, और जहाँ पे भी CH3 जुड़ रहा है वहाँ से H हट रहा है, तो बेसिकली कितने आपके HCl बने हैं, 2 HCl बने हैं, ठीक है। इसको आप बैलेंस भी कर सकते हैं, 2 बार आपने ये एनीसॉल लिया रखा है तो 2 लीजिए, ये भी आप 2 टाइम्स ले रहे हैं तो यहाँ 2 लिखिए, तो ये आपकी एक बैलेंस इक्वेशन है। दिस मच यू कैन राइट डाउन इन अ बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है आपका, अगर आप इसमें फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का करते हैं केस तो क्या बनेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो अभी भी वही बात है मेरी कि एनीसॉल आपका कोर्स है में है, आपको ये लेना है। अब इसमें आप एसिटाइल क्लोराइड, हमेशा याद रखिएगा एसिटाइल क्लोराइड के अलावा एल्काइलेशन में कभी मत ही, पूरा लिख लेना फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो आप एसिटाइल क्लोराइड यू विल यूज़ इट। कंडीशन इज़ अगेन एनहाइड्रस एल्यूमिनियम फ्लोराइड, ठीक है, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड आप यूज़ करोगे तो क्या हुआ, ये बेसिकली क्या होता है, क्या CH3COCl होता है। अब वही वाली बात है, HCl तो यहाँ पे भी निकलेगा, बस इसमें क्या ये पूरा पोर्शन अटैच्ड होगा, तो कैसे बनेगा आपका वो CH3 ऑर्थो और पैरा पोजिशन लगा दीजिए, कैसे लगेगा, COCH3 यहाँ जुड़ेगा, ठीक है। चाहे तो आप इसको अटैच करके दिखा दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, ऊपर में भी चाहे तो आप दिखा सकते हैं अटैच करके, ठीक। OCH3 और ये पैरा पोजिशन है तो COCH3। अब इनका नाम क्या होता है, ये क्या हुआ, ये कौन सी ऑर्थो पोजीशन में अगर देखा जाए तो ये ऑर्थो मिथॉक्सी एसीटोफिनॉल, इसके फिनॉन इनका नाम बैठेगा, ठीक है। तो आप इसका देखिए ऑर्थो मिथॉक्सी, क्योंकि ऑर्थो मिथॉक्सी ये ग्रुप है आपका, और ये पूरा जो होता है वो एसीटोफिनॉन होता है, तो ये क्या हो गया, पैरामिथॉक्सी एसीटोफिनॉल, ठीक है। सारे रिएक्शंस वी हैव completed up, all the things are completed, now we have to only focus about the test, और या टेस्ट भी नहीं है, यूजेस कह दो तो बहुत अच्छी बात है, 2-4 यूजेस पढ़ लेते हैं इसकी, ठीक है। तो ये इसके यूजेस हैं, एज अ रेफ्रिजरेंट इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, एज अ सॉल्वेंट फॉर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, इनमें यूज़ करा जाता है। आप इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स में जैसे फॉर फैट्स, ऑयल, गम्स, रेजिन्स, उसमें यूज़ होता है, ठीक है। तो जैसे डाई इथाइल ईथर जो है वो जनरल एनेस्थेटिक इन सर्जरीज़ में यूज़ करा जाता है, तो दीज थिंग्स आर देयर। और जैसे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मैंने कही है, बेसिकली ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो देर आर सर्टेन यूजेस ऑफ ईथर्स, नाउ वी हैव कवर अप द ईथर पोर्शन कंप्लीट, चाहे वो एलिफैटिक में आ रहे हो या एरोमेटिक्स में आ रहे हो या एल्काइल ईथर्स हों या आपके एरोमेटिक ईथर्स हों, वो हम कर चुके हैं, वी हैव कंप्लीटेड, सो दिस पोर्शन इज़ कंप्लीटेड।